गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है एंटीसिपेटरी पेल। ठीक है। तो मुझे पता है कि आपने जो है पहले भी इस शब्द के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो एंटीसिपेटरी पेल क्या होता है, इसको लेने के बाद क्या प्रभाव होता है, इसको कैसे लिया जा सकता है, कौन देता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम अपने कंटेंट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। तो सामान्यतः क्या होता है कि आपको जो है पुलिस पकड़ती है। जब भी आपको किसी भी अपराध के लिए जो है आपको जो है आरोपी बनाया जाता है तो आपको पुलिस पकड़ती है। उसके बाद आपको जो है अरेस्ट करके ले जाया जाता है और उसी के बाद जो है आपको जो है कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है ना? या फिर पुलिस वाले आपको बेल देते हैं। पर ये जो है थोड़ा हटके है एंटीसिपेटरी बेल। एक ऐसा भी प्रावधान है जहाँ पर जो है आप अपनी गिरफ्तारी से भी बच सकते हैं। तो एंटीसिपेटरी का मतलब, बेल का मतलब यही है कि ये जो है आपको गिरफ्तारी से बचाएगी। ये तो होता क्या है कि अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको जो है सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से जो है आपको क्षति पहुंचती है आपको बहुत ज्यादा। तो एक पर्सन को, एक शरीफ व्यक्ति को जिसे लगता है कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, उसको बचाने के लिए जो है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जो है इस प्रावधान को जो है वो लाया गया है। इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के आने से पहले जो है ऐसा कोई भी प्रावधान जो था वो नहीं था। तो एक मासूम व्यक्ति को बचाने के लिए, जिसे लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है, उसे जबरन फंसाया जा रहा है किसी भी अपराध में जो नॉन बेलेबल हो। मैं इस बात पे जो है इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि बेलेबल ऑफेंस के वास्ते जो एंटीसिपेटरी बेल का कोई मतलब नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के वास्ते ही जो है इसका मतलब है, इसलिए मैंने नॉन बेलेबल ऑफेंस पे जो है थोड़ा जोर दिया। जी। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस प्रावधान का सीआरपीसी में कहाँ जिक्र है। तो मैं बता देता हूँ कि सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में जो है, अगर आप जाएंगे उसको पढ़ेंगे ध्यान से, तो उसमें आपको जो है ये पता चल जाएगा कि जो है आप जो है गिरफ्तारी से पहले भी जो है वो आप जमानत ले सकते हैं। हिंदी में जो है हम इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत। ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल को हम हिंदी में अग्रिम जमानत बोलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसको कौन दे सकता है, कहाँ से लिया जा सकता है इसको। तो मैं बोलूंगा कि एंटीसिपेटरी बेल के वास्ते सेशन कोर्ट के पास भी ये पावर है और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो जो है आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट कर सकती है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो लोग पहले जाते हैं कहाँ, सेशन कोर्ट के पास, और खुदा ना खास्ता अगर वहां से रिजेक्ट हो जाता है आपका बेल, तो फिर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि हमें जो है वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी जाए। ठीक है। इतनी सी बात है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या एफआईआर का होना मैंडेटरी है एंटीसिपेटरी बेल के लिए? क्या एफआईआर होगी और उसके बाद ही जो है हम एंटीसिपेटरी बेल को जो है वो ले सकते हैं अरेस्ट होने से पहले? तो मेरा इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक केस लॉ रेफर कर रहा हूँ। डिगेंद्र सरकार वर्सेस अननोन का एक केस है 1982 का। उसमें ये बोला है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन, मात्र लगने मात्र से ही, मतलब कि लगने मात्र से ही अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जो है मुझे फंसाया जा सकता है किसी ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो अपराध की मैंने किया ही नहीं है, मुझे जबरन फंसाया जा रहा है, तब भी आप जो है वो जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल भी एफआईआर का होना मैंडेटरी नहीं है। ऐसा इस केस में क्या है, डिगेंद्र सरकार वर्सेस अननोन 1982 का मामला है। आप लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद क्या होगा। तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद ये होगा कि कोर्ट जब आपको जो है वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट करेगी तो कुछ कंडीशंस जो है इम्पोज करेगी आप पे। जैसे आपको कहेगी कि आप जो है, हम आपको ग्रांट कर रहे हैं पर आप जो है पूरे जांच में अपना सहयोग बना के रखना। आप शहर छोड़ के मत जाना, देश छोड़ के मत जाना। ठीक है। पुलिस विभाग के साथ जो है, जो आईओ होगा, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके केस का, उसके साथ आप हर एक जांच में आप सहयोग करना। ठीक है। और मतलब कि एक भले नागरिक की तरह जो है आप अपनी जो है पूरे केस में जो है आप भूमिका निभाना। तो ये सब चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें जो है वो एक जो है वो कंडीशन इम्पोज करेंगी। और अगर मान लो आप जो कंडीशन है वो इम्पोज
जो उन्होंने की है, अगर आप उसकी पालना नहीं करते तो फिर ये कोर्ट के पास एक पावर आ जाती है कि वो जो है कैंसिलेशन जो है आपका जो बेल है, एंटीसिपेटरी बेल है, वो कैंसिल कर सकती है। इसके बाद से जो है 437 क्लॉज 5 एंड 439 क्लॉज 2, ये दोनों प्रोविजन जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में बात कर रहे हैं। और एंटीसिपेटरी बेल भी जो है वो कैंसिल किया जा सकता है अगर जो है वो जो भी कंडीशन जो है वो कोर्ट के ऊपर है, वो कुछ भी लगा सकती है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया है कि मतलब सामान्यतः केसों में यही होता है कि बोलते हैं कि शहर छोड़ के मत जाना, देश छोड़ के मत जाना, ठीक है। और मतलब कि अगर आपको बड़ा कोई नेसेसरी है तो कोर्ट को इत्तला करना, फिर हम डिसाइड करेंगे आपको जहाँ पे वहाँ पे आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जांच में सहयोग करेंगे आप पूरा। तो ये सब चीज़ें जो है वो कोर्ट इम्पोज करती है। उसके अलावा भी अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ केस के मुताबिक अगर कोर्ट को लग रहा है कि ऐसा कोई और कंडीशन है जो आपके ऊपर जो है इम्पोज करना चाहिए, तो कोर्ट जो है वो इम्पोज कर सकती है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब आप मुझे एक बात पूछेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल मान लो रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा। तो मान लो अगर आप एंटीसिपेटरी बेल आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर जो है जैसे ही रिजेक्ट हुआ वैसे पुलिस के पास ये पावर आ जाएगी कि वो आपको विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है। फिर तो आपके पास जो है कोई बचने का कोई उपाय नहीं है, फिर आपको गिरफ्तारी आपकी जो है वो करवानी पड़ेगी। और फिर जो है फिर नॉर्मल प्रोसीजर चलेगा वही फिर वाला कि भाई गिरफ्तार हो जाओगे, फिर बेल, फिर जाके बाद में बेल होगे आपकी जो होगी वही प्रावधान चलेगा नॉर्मल जैसे चलता है, ठीक है। तो ये तो एक एक्सेप्शन है कि भाई जहाँ पे भाई बंदे को लग रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है, ठीक है। और अब उसे लग रहा है कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, तो गिरफ्तारी से बचने का एक ये रामबाण है, ये एंटीसिपेटरी बेल जो है आपका। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल जो है ये कब तक जो है वैलिड रहता है ना। तो मैं एक केस लॉ रेफर कर देता हूँ, इसमें आप देख लीजिए कि सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें ये कहा गया है कि एक जो एंटीसिपेटरी बेल होता है वो पूरे ट्रायल के लिए, जितना भी आपका क्रिमिनल ट्रायल जब तक चलेगा वो तब तक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप जो है कोई कंडीशन जो है लगाई है वो आप ब्रीच कर देते हो और फिर आपको जो है कैंसिलेशन आप बेल हो जाता है, अगर वो तो एक अलग केस हो गया ना। ऐसे अगर सामान्यतः अगर आप भाई मतलब बिल्कुल जांच में सहयोग कर रहे हो, बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको उसमें दिया है वो फॉलो कर रहे हो, बढ़िया जो है आप जो है हर हर तारीख पे आप पहुंच रहे हो, बिल्कुल जांच में सहयोग कर रहे हो आयु साहब का, तो फिर तो मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई कि जो एंटीसिपेटरी बेल है जो वो इतने ही टाइम तक रहेगा। ऐसा कोई कहीं भी आप 438 सेक्शन 438 में देख लीजिए, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं बताया कि नहीं बताया है कि एंटीसिपेटरी बेल है वो इतने ही दिन के लिए मिलेगी या इतने या ये स्टेज के लिए मिलेगी। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये पूरे क्रिमिनल ट्रायल के लिए ही है आपका ये बेल, जो अनटिल एंड अनलेस मैंने वही बोला ना कि वो अगर आप कैंसिल ना हो जाए वो आपकी गलती की वजह से, तो वो फिर एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है कि जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप एप्लीकेशन आप लगाते हैं तो उसके बाद जो है कोर्ट आपको जो है वो इंटरिम बेल देती है, अंतरिम जमानत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो उस अंतरिम जमानत के का जो टाइम होता है, मान लो आपको 3 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता जितने भी दिन का आपको मिला, उस टाइम के भीतर भीतर भी आप देख लीजिए वो आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं हुआ है पर वो आपको इंटरिम बेल दिया हुआ है ग्रांट, ठीक है। मतलब कि आपको जैसे मान लो आपने आज एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, तो कोर्ट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कि प्रोसिक्यूशन को मतलब जो है अभियोजन पक्ष को जो है एक नोटिस जारी करेगी कि भाई आप भी आइए, हम आपके पक्ष को भी सुनना चाहते हैं या आप क्या बोलते हैं इस चीज़ के बारे में, आपका क्या है। वो आर्ग्यूमेंट करेंगे आपके बेल एप्लीकेशन के ऊपर, एक जो है आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद ही जो है आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा, बेल जो है ग्रांट की जाएगी या फिर आप बेल रिजेक्ट हो जाएगा और आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो उस टाइम के बीच बीच के लिए भी जो है आपको जो है एक अंतरिम जमानत बोले तो इंटरिम बेल भी आपको दी जाती है और उस टाइम पीरियड के अंदर भी जो है आपको जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, ठीक है। तो ये 7 डेज का नोटिस ऐसा इसमें बोला है 438 कैपिटल 1 ए में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ये बताया है कि जो है पब्लिक जैसे ही आप जो है बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वैसे ही जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस इशू होगा और वो फिर आएंगे, आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद ही जो आपको देखी जाएंगे। तो अब मैं
एक और चीज़ पे बात करता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो कोर्ट कंसिडर करेगा आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले, ठीक है? तो वो ये चीज़ें कंसिडर करेगा कि जैसे सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि क्या आप पहले भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आप कन्विक्ट हुए हो, या पहले भी आप या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो, ठीक है? कैरेक्टर के बहुत खराब आदमी हो, क्या मतलब क्या ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, मतलब कि भाई कोई इतना जघन्य अपराध के लिए आप जो है आरोपी बने हो कि भाई उसमें कोर्ट को लगता है कि ना भाई इसमें तो बिल्कुल भी जो है आप बेल जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। तो ये जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केसेस में जो है वो डिपेंड करता है। पर अगर हाँ भाई कोई बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है और कोई जो है किसी ने जो है बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध के लिए जो है वो आरोपी बनाया गया है, तो ऐसे केसेस में वो डिस्क्रिशनरी पावर है वो कोर्ट के ऊपर की, वो आपको वो को बेल ग्रांट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। पर मतलब अगर आप पहले ही किसी ऑफेंस के लिए पहले कन्विक्ट हुए हो, तो उस केस में सामान्यतः हमने देखा है कि जो कोर्ट जो है वो बेल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देती है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है कि आज जो है मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। मैंने आपको ये बता दिया कि एंटीसिपेटरी बेल कहाँ से लिया जा सकता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या एफआईआर मैंडेटरी है उसके लिए मैंने ये भी बता दिया, एंटीसिपेटरी बेल कितने टाइम के लिए वैलिड होता है मैंने ये भी बता दिया, कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या होता है मैंने ये भी बता दिया। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और मुझे लगता है कि आपको जो है वो मेरा ये वीडियो वो बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।